लेकिन विकास कार्य का मतलब क्या सिर्फ कंस्ट्रक्शन है, या जो बीच में कूड़ा पड़ा है उसका निस्तारण करना, उसको ख़त्म करना वहाँ से, वो भी ज़रूरी है? इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट कह रही हूँ और बहुत इसको आप हाईलाइट करके भी कर सकते हो। यदि अगर हम इसमें पिछड़ रहे हैं तो सिर्फ पुलिस प्रशासन की वजह से। या पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस के विधायक होते, कांग्रेस के मंत्री होते, तो शायद ये बात कहने में भी अच्छा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर साथ नहीं है, या बाकी सब चीज़ें सर्कमस्टेंसेस हमारे खिलाफ हैं। नेशनल हाईवे पे 40 साल का कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है। मात्र गंगा जी से, कह रहा हूं क्योंकि माँ गंगा से 50 मीटर की दूरी पे है। ये बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता। इसमें तो धामी सरकार को पूरा सहयोग देना चाहिए। सेंटर में, स्टेट में, हर जगह बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग, फिर भी ना होने का मतलब क्या है? क्या कुछ लोग नहीं चाहते हैं? सवाल तो यही है ना। देखिए, अगर पुलिस फोर्स हमको आज हम बोल रहे हैं वो कल 9 बजे तक भी दे दें तो हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि चुनाव आप लड़ेंगे फिर से? क्योंकि अब तो पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई, दूसरी बार आप खुद लड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं, फिर पार्टी करेगी, क्योंकि मैं अपना अच्छा, मेरा रिपोर्ट बिल्कुल मेरी इच्छा है जनता की सेवा करने की, क्योंकि मेरे पास अपना रिपोर्ट कार्ड है। हमने उत्तर भारत का सबसे बड़ा वेंडिंग जोन, आप उसमें, मैं जो भी बात बोल रही हूँ आपको बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रही हूँ और उन तथ्यों के साथ में बोल रही हूँ जो कि हमने धरातल पे किए हुए हैं। कि जैसे अभी G20 का पूरा कार्यक्रम, क्रेडिट कौन लेकर के जाएगा? इसका क्रेडिट किसको मिलेगा कि कितना अच्छा हुआ? तो क्रेडिट किसको मिलेगा, आपको या विधायक जी को? ये मोदी जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। अनीता ममगई को या प्रेमचंद अग्रवाल जी को? नरेंद्र भाई मोदी जी को। मैं आभार व्यक्त करूंगी ऋषिकेश की संपूर्ण जनता की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जिन्होंने कि मेरे पत्र का संज्ञान लिया। कितना भव्य और दिव्य गंगा आरती यहाँ पे हुई। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो लगभग इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें कह देते हैं। मैंने पूछा था कि क्रेडिट कौन लेकर के जाएगा, इन्होंने जो बातें बताई वो इनडायरेक्ट वे में जहाँ जानी चाहिए थी वहाँ आपने भेजी। विधायक का चुनाव कब लड़ेंगे आप? अपनी इच्छा जाहिर करूंगी कि मैं फिर मेयर बन के दोबारा जनता की सेवा करूं। और इसके बाद 27 में विधायक का? ये अभी 27 तक तो मेयर का ही चलेगा फिर। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम हैं ऋषिकेश में। एक बात बताऊं आपको, बात है कि जब कुछ समय पहले एक आपने खबर देखी कि मेयर और विधायक में तनातनी है, रुड़की में भी ये चीज़ आपको देखने को मिली, हरिद्वार में भी देखने को मिली, और आज हम ऋषिकेश में हैं तो ऋषिकेश की बातें भी आपने सुनी होंगी। हर जगह ये कंडीशंस देखने को मिलते रहे। रुड़की के मेयर ने इस्तीफा दे दिया और आज हम ऋषिकेश के मेयर अनीता ममगई जी के साथ हैं। सबसे मैडम, आपका सबसे पहले स्वागत। और सवाल आपसे यही कि कितना टफ होता है जब जिस विधानसभा में, नगर निगम भी हो, विधानसभा भी हो, तो विधायक और मेयर में तनातनी होना? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हो मैं ऋषिकेश में। और ये चीज़ मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ पे संगठन से हमारा पार्टी चलती है, मजबूत संगठन हमारा होता है, अनुशासित पार्टी। विश्व की राजनीतिक दल नंबर 1 राजनीतिक दल हमारा भारतीय जनता पार्टी है और बहुत अनुशासित पार्टी है। जहाँ तक विधायक का, मेयर का आपस में तनातनी वाली बात है तो कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं है। नहीं, ये तो कई बार ये चीज़ें देखी गई हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं, कई बार लोगों ने ये कहा कि नहीं, वो उनको डाउन करना चाहते हैं, वो उनको डाउन करना चाहते हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। नहीं, देखो, मैंने आपको कहा ना कि हमारी पार्टी यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बहुत लंबी कतार है। एक से एक यहाँ पर योग्य कार्यकर्ता हैं, तो हर कोई अपना अच्छा काम करता है। कहीं पे किसी को डाउन करने वाली कोई बात ही नहीं है। और ना विधायक में ना मेयर में, सभी ने एक लाइन पे काम करना है। और एक जो हमारे मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस मूल मंत्र पे पूरे भाजपा काम करती है, पूरा कार्यकर्ता काम करता है। उसी मूल मंत्र पे विधायक जी भी काम करते हैं, उसी मूल मंत्र से मैं भी मेयर के रूप में काम करती हूँ। तो तनातनी वाली बात को तो मैं पूरी तरह खारिज करती हूँ। कहीं भी तनातनी नहीं। बीजेपी के पर्सपेक्टिव को अगर हम थोड़ा सा अलग रखते हैं, मतलब फिर भी एक, लेकिन ये चीज़ सिर्फ ऋषिकेश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात अगर मैं हरिद्वार लोकसभा के जो 3 नगर निगम है उनका मैं जिक्र करता हूँ, हर जगह ये हालात हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि
क्या ये ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति मेयर बन गया तो कल विधायक बनने वाला है, इस वजह से उसको डाउन करो, ऐसा भी होता है क्या कभी? कुछ नहीं होता। हमारे नहीं, मैं अनुशासन पार्टी की बात, अनुशासन पार्टी समिति एक है। तरफ नहीं है, नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ वो पार्टी, समिति अनुशासन समिति है, उसको वॉच वो करती तो है। पार्टी वॉच करेगी ना, कहीं कहीं लेकिन पे मैं कह रहा अगर हूँ कि व्यक्तिगत हर ऐसे कुछ लगता है चुनाव तो लड़ना, उसको पार्टी सुधारती है, चुनाव लड़ना और अपना जीतना। अपना समझाती है कि कहीं पे अगर ऐसा हो रहा है। पहले तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं पे ऐसा होता है, क्योंकि ये पार्टी एक आप तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हैं, मैं कह सिद्धांतों रहा पे हूँ चलने क्या वाली पार्टी क्या, है। लेकिन व्यक्तिगत चाहत भी तो कुछ होती है कि भाई सिद्धांतों पे पार्टी चल रही है, पार्टी के अनुरूप हम चल रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा है और इस विलिंगनेस की वजह से चीज़ें डिफर हो रही हों, चीज़ें बदल रही हों। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। फिर मैं दोबारा घूम फिर के पार्टी पे आऊँगी कि हमारे यहाँ से हर चीज़ डिसाइड हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है। हाईकमान नेतृत्व उसको तय करता है कब किसको क्या बनना है। देश के राष्ट्रपति किसको बनना है, द्रौपदी मुर्मू जी को पता भी नहीं होगा कि उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। मैं अपनी भी अगर मैं बात करूं तो ऋषिकेश जैसे शहर की मेयर बनना, जो कि ऋषिकेश एक अपने पूरे विश्व में पहचान रखता है। ऋषिकेश का मेयर, एक सबसे छोटी नगर निगम, हमारा पूरे उत्तराखंड में सबसे छोटा नगर निगम ऋषिकेश है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो मैं ठेठ गांव से आती हूँ, ठेठ पहाड़ से आती हूँ, और ना ही कोई ऐसा हुआ है कि राजनीति फील्ड में हमारे को ऐसा है कि किसी ने मेरा सिफारिश कर दी होगी। तो पार्टी ने मेरा काम देखा। 2006 से मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, और 2007 में मैं पार्टी की मंडल अध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। तो उस पे पार्टी ने मुझे देखा कि ये कैसे काम कर रहे हैं, इनको अगर मेयर का चुनाव लड़ाते हैं तो यहाँ पे ये अच्छी सेवा अपने एक सेवक के रूप में दे सकते हैं। तो ऐसे नहीं है, उसमें पार्टी देखती है कि कौन क्या, कितनी कैपेसिटी किसकी है, उस हिसाब से पार्टी आगे बढ़ाती है। पार्टी पर्सपेक्टिव की बात कर ली मैंने। एक सवाल है, जैसे कई जगह ऐसे सुनने को मिलता है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि, इन दोनों के बीच भी तनातनी होती है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या आप, चूंकि आपका ये कार्यकाल अभी कुछ समय पूरा हो जाएगा, 5 साल का, तो आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या नहीं पड़ी, जिसमें भाई अधिकारी का मतलब है खास तौर पर जैसे एमएनए हैं और मेयर हैं, इन दोनों के बीच भी कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिलती हैं, और कई जगह मैं, ये सारी बातें बहुत ही जनरल बात है जो सभी लोग बहुत सारे निकायों में देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या होता है कि यदि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमको शहर के हित में काम करना है, और सिर्फ अपना विजन हमने क्लियर रखा हुआ है कि यहाँ पे हमको जो काम करना है वैसे काम को करना है। अधिकारी मेरा अपना काम करने की अपने अलग शैली हो सकती है। अधिकारी ने यदि उसमें किंतु और परंतु करा तो मैं पूछती हूँ उनको कि इसमें जो है आप स्पष्ट लिख दो, क्योंकि आपसे भी ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं। नगर आयुक्त ही सब कुछ नहीं है कि नगर आयुक्त सोचे कि मैं इस फाइल को लटकाऊं, ये जनता के हित का काम है, विकास का काम है, और इसको मैं देर तक लटा। उसके बाद फिर अपने बड़ा गढ़वाल आयुक्त भी बैठते हैं, सचिव बैठते हैं, गढ़वाल आयुक्त बैठते हैं, फिर हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन तक बात, मतलब अभी तक कोई ऐसी चीज़ हमको फेस करने को मिली नहीं हमारे सामने। बल्कि दिक्कतें कहाँ पे आई कि हम चाहते हैं हम बहुत ज़्यादा विकास के कार्य करें, हम विकास कार्यों को कैसे नहीं कर पाते हैं कि एक तरफ तो हमारी गंगा जी है, काम करते हैं तो गंगा जी एनजीटी की प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ दायरा है उसका, दूसरी तरफ फॉरेस्ट आ जाता है। तो कहीं पे भी काम करने के लिए ऐसी होनी है, वो विभागों में एनओसी के चक्कर में भले काम थोड़ा सा रुक जाए, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगी कि ऋषिकेश में हमारा नगर पालिका से नगर निगम अपग्रेड हुआ, नया नया नगर निगम बना, बहुत सीमित संसाधनों में। हमारी जो आबादी है, आबादी हमारी 1.25 लाख की है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लोटिंग जनसंख्या है वो पर डे है 1.25 लाख। 4 धाम यात्रा शुरू होती है तो अपने कांवड़ यात्रा रहती है, तो पर डे 1.25 लाख है। तो उसका अंदाज़ा हमें उस हिसाब से, थोड़ा सा बजट का भी इशू रहता है, संसाधनों का थोड़ा दिक्कत रहती है, मैन पावर की दिक्कत रहती है। लेकिन हमने माँ गंगा की सौगंध, हमने जब शुरुआत में पहले दिन शपथ ली थी, उसके बाद पूरे बोर्ड को लेके गंगा जी पे गए थे और माँ गंगा की सौगंध खाई थी। अपने जो पर्यावरण मित्र हैं उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करा था, उनके साथ में सहभोज रखा, मैं बैठी
कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो चुनौती है वो आप लोगों के लिए है, क्योंकि स्वच्छता हमको दिखानी है। जो लोग बाहर से ऋषिकेश को ये देखना चाहते हैं कि ऋषिकेश कैसा है, जो धारणा बना के आते हैं कि वहाँ पे एक ऋषि मुनियों की नगरी है, स्वच्छता के बारे में उनके मन में ख्याल आता होगा कि हम इस जगह पे, तो हमको वहाँ पे अपना पूरा 100% देना है। ये हमारे पास बिल्कुल चुनौती है कि हमारे पास मैन पावर भी कम है। जहाँ पे 600 कर्मचारियों ने काम करना था, वहाँ पे हम 200 कर्मचारियों से काम ले रहे हैं। 3 टाइम की सफाई व्यवस्था चलती है। उसी का परिणाम रहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण, जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, उसमें हमने लगातार पार्टिसिपेट करा। उससे पहले नगर पालिका में पार्टिसिपेट भी नहीं किया जाता था। जब उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करा तो मैंने उसमें कहा कि हम देखें तो हम कितने गहरे पानी में हैं। तो शुरुआत में हम 83 नंबर पे थे, फिर हम 50 नंबर पे आए। आबादी के हिसाब से जो हमारे निकायाँ रही, नगर निगम रहे, आबादी के हिसाब से इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में हम तीसरे स्थान पे रहे पूरे भारतवर्ष में। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि अपने सवाल ये है अच्छे कि वो हाँ, कर रहे हैं क्योंकि जैसे आपने बोला कि ऋषिकेश को योग नगरी हम कहते हैं, विश्वविख्यात है, तो ये पहले नंबर पे कब आएगा स्वच्छता सर्वेक्षण में? बिल्कुल कमर कसी हुई है इस समय 2023-24 का जो रिजल्ट आएगा, आई होप कि पहले प्रथम नंबर पे हम आबादी के हिसाब से, जो आबादी के हिसाब से गंगा टाउन में तो हम तीसरे नंबर पे आ ही गए। 43 शहर थे उसमें, तो 43 शहर में तीसरे नंबर पे बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसको मानती हूँ कि 43 शहरों में तीसरे नंबर पे, 40 शहरों को अगर हमने पीछे छोड़ा है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस समय मुझे ऋषिकेश की जनता का जो सहयोग मिला और अपने जो हमारे स्वच्छता के पर्यावरण मित्र हैं उन पे, उनके मेहनत पे, उनकी जो अटूट कड़ी मेहनत है और अपने नेतृत्व पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समय हम ऋषिकेश को, इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण का जो रिजल्ट आएगा उसमें हम प्रथम स्थान पे आएंगे। अच्छा, आपने अभी एनजीटी की बात की। आपने कहा कि बहुत सारे विकास कार्य होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, एनजीटी के गाइडलाइंस भी आ जाता है और गंगा किनारा है, लेकिन विकास कार्य का मतलब क्या सिर्फ कंस्ट्रक्शन है, या जो बीच में कूड़ा पड़ा है उसका निस्तारण करना, उसको ख़त्म करना वहाँ से, वो भी ज़रूरी है? निश्चित तौर पे ये तो हमारे घोषणा पत्र का बिंदु नंबर 1 भी है। यहाँ पे कुछ टेक्निकली दिक्कतें आई हैं और इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट कह रही हूँ और बहुत इसको आप हाईलाइट करके भी कर सकते हो। यदि अगर हम इसमें पिछड़ रहे हैं तो सिर्फ पुलिस प्रशासन की वजह से। क्या पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस प्रशासन की वजह से मैं आपको इसलिए बता सकती हूँ, डिसीजन तो आप ना, डिसीजन आप देंगे, अधिकारी को आप डिसीजन देंगे, वो तो काम होगा पुलिस प्रशासन का। लॉ एंड ऑर्डर को भी एक वो होते हैं, उसको हम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, उसमें निगम बिल्कुल भी अपने हाथ में नहीं ले सकता है। जो हमारा 40 साल का ट्रेचिंग ग्राउंड मात्र माँ गंगा से 50 मीटर की दूरी पे है, जिसपे कि मैं आभार व्यक्त करूंगी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने गंगा जी पे एक अलग ही मंत्रालय बना रखा है। उन्होंने नमामि गंगे मंत्रालय बनाया, उन्होंने उसके लिए पूरा इतना वो प्रयास है उनका कि किस तरह से हम माँ गंगा को स्वच्छ, सुंदर, पवित्र, अविरल, निर्मल रखें। तो उसके लिए 50 मीटर की दूरी पे 40 साल का कूड़े का जो पहाड़ है, उसकी गंदगी लगातार वहाँ पे जाती है। हमने वहाँ पे उस कूड़े निस्तारण के लिए वहाँ पे हमने प्लांट लगा रखा है, लेकिन वो प्लांट का रिजल्ट कब आएगा? लिगेसी वेस्ट तो होगा, लेकिन नया कूड़ा डल पड़ना जब वहाँ पे बंद हो जाएगा। 100 मैट्रिक टन कूड़ा पर डे, जो कि हमारे तुल के जाता है, तोल होता है जिसका, उसके बाद इधर उधर का कूड़ा, अन्य कूड़ा भी आता है। तो आप ये मान लो कि 125 मैट्रिक टन कूड़ा पर डे पड़ रहा है। तो हम उस पहाड़ को जितना ही खत्म कर रहे हैं उतना ही बड़ा पहाड़ दूसरी तरफ से लग रहा है। वो पहले ही क्यों ना कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए? हाँ, आज का कूड़ा जो एकत्रित हो रहा है उसको आज ही क्यों ना कहीं और रख दिया जाए। उस चीज के लिए मैं फिर सफाई करने की बात करेंगे, फिर कूड़े को रखेंगे। उस चीज के लिए मैं फिर भारत सरकार का आभार व्यक्त करूंगी कि हमको लाल पानी बीट है, लाल पानी बीट में पूरी फॉरेस्ट की भूमि है वो, और उसमें लगभग 2018 से पूरी जो कार्रवाई चल रही थी, वहाँ पे 10 हेक्टेयर भूमि जलवायु पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने, और पूरे नॉर्म्स के हिसाब से एनजीटी की उसमें एनओसी है, सुप्रीम कोर्ट की उसमें एनओसी है, उसमें अपने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की उसमें एनओसी है। जंगल में पूरी 10 हेक्टेयर भूमि नगर निगम को दे दी कि वहाँ पे कूड़ा निस्तारण प्लांट लगेगा, कूड़ा निस्तारण, ना कि वहाँ पे डंप होगा।
क्योंकि अब इतनी हाई टेक्नोलॉजी हो गई है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि उसमें हमने अपनी शर्तों में भी उसका टेंडर भी हो गया, 1 साल से उसका टेंडर हो रखा है, वर्क ऑर्डर कंपनी को नगर निगम ने दे रखा है। उसमें कुछ इशू है, कुछ वन गुज्जर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि वहाँ पे कब्जा कर दिया, और कुछ लोग वहाँ पे ऐसे भूमाफिया टाइप के हैं जिन्होंने कि उस ज़मीन को लोगों को धोखे से कागज़ों में बेच दिया। तो उसके आसपास कुछ उन लोगों के, अब वो लोग वहाँ से हटेंगे नहीं। तो क्या वो लोग सरकार से भी? वो लोग आसानी से, देखो वो लोग आसानी से नहीं हटेंगे। उन लोगों को अच्छा वहाँ पे फिर गुमराह अलग करा जा रहा है कि वहाँ पे ऐसे पहाड़ लगेगा, वहाँ पे कूड़े का बिल्कुल भी पहाड़ नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी हमारी जनता है, वहाँ भी हमारे लोग हैं, उनके स्वास्थ्य की फिक्र हमको भी है। हम इसको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वहाँ पे किसी भी तरह के कूड़े का पहाड़, वो डंपिंग जोन नहीं है, वो कूड़ा निस्तारण प्लांट है। लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए, और जिस समय वहाँ पे प्लांट हम स्थापित करेंगे उस समय हमें लॉ एंड ऑर्डर सही से चले, वो न रहे, पुलिस प्रशासन की मदद चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें बिल्कुल भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन को कई बार लिख के दे दिया, हमारे पार्षद गणों ने वहाँ पे लगभग 25-30 पार्षदों ने साइन करके कोतवाली में दे दिया कि यहाँ पे आप लोग हमको पुलिस फोर्स मुहैया करवाएं, बड़ी दिक्कत हो रही है ऐसे में। लेकिन पुलिस प्रशासन का उसमें कोई भी सहयोग नहीं है, जिस वजह से कि वो प्लांट हमारा रुक रहा है। मतलब ये बड़ी चीज़ है। जो आपके शहर में कूड़ा है, उस कूड़े को हटाने के लिए जिस लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यकता होती है, वो लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए उतना सहयोग नहीं कर रहा है। बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल। और दो चीजें हैं, बस सिर्फ उतने में ही अटका हुआ है, उतने में अटका हुआ। अगर लॉ एंड ऑर्डर आपका सहयोग कर दे, साथ दे दे, तो क्या उसमें कुछ और भी पॉलिटिकल लोग तो नहीं है? कोई लोग नहीं है उसमें, कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है। थोड़ा सा जो लोग भ्रमित हो रखे हैं, उनको समझाने की बात है, और वो समझेंगे उसी चीज़ से। अब तक 1 साल हो गया, 1 साल से टेंडर हो रखा है, वर्क ऑर्डर दे रखा है कंपनी। 1 साल में अब तक यदि हमको पुलिस प्रशासन मदद करता तो अब तक रिजल्ट आने शुरू हो जाते। उन लोगों को भी लगता है कि वास्तव में ये डंपिंग जोन नहीं है, तो ये डंपिंग जोन नहीं है, बल्कि ये निस्तारण प्लांट है। तो 1 साल से प्लांट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई कूड़ा डंप नहीं हो रहा है, कोई बदबू नहीं आ रही है, उसमें जो नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से काम हो रहा है। तो अब तक लोगों में संतुष्टि हो जाती। उनके अंदर ऐसा भय पैदा कर दिया कि पुलिस 2 सिपाही भेज देंगे, उसमें वहाँ पे तो व्यवस्था और ज़्यादा बिगड़ेगी। ऐसे में मेरे दो सिपाही भेज दे, एक दिन नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी चल गए, उन पे उल्टा हमला हो गया। तो बहुत ही क्लियर बात है दोस्तों। डंपिंग जोन का मतलब जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होता है। कूड़ा निस्तारण प्लांट का मतलब साफ है कि जहाँ पर कूड़ा जाएगा उसको सेग्रीगेट करेंगे, उसको रीयूज के लिए जो चीज़ें बना सकते हैं वो बनाएंगे। मतलब उस कूड़े को ख़त्म करने का काम एक तरीके से उस प्लांट में किया जाएगा। बिल्कुल। और शहर की भी गंदगी हटेगी, शहर की गंदगी हटेगी। नेशनल हाईवे पे 40 साल का कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है। मात्र गंगा जी मैं से, कह रहा हूं, क्योंकि माँ गंगा से 50 मीटर की दूरी पे है, ये बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता। इसमें तो धामी सरकार को पूरा सहयोग देना चाहिए। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता उनको सहयोग देना चाहिए। इसमें तो भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी है, उनको सहयोग देना चाहिए। जब इतने, अगर आपकी सरकार नहीं होती, कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस के विधायक होते, कांग्रेस के मंत्री होते, तो शायद ये बात कहने में भी अच्छा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर साथ नहीं है या बाकी सब चीज़ें सर्कमस्टेंसेस हमारे खिलाफ हैं। लेकिन ये जब सब कुछ हमारे साथ है, सरकार सेंटर में, स्टेट में, हर जगह बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग, फिर भी ना होने का मतलब क्या है? क्या कुछ लोग नहीं चाहते हैं? सवाल तो यही है ना। जो इसमें जो भी इशू है, मुझे लगता है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का पूरा, उनको वहाँ तक ये पता नहीं है उन्हें कि लाइन ऑफ ऑर्डर की वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो बहुत जल्दी हम एक सभी अपने पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनको अवगत कराएंगे। और जो अधिकारियों वाली बात आपने पहले कही, तो मुझे निगम में तो कहीं भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन ये यहाँ पे ज़रूर फिट बैठती है कि वास्तव में ये लॉ एंड ऑर्डर पे, यहाँ पे अधिकारियों वाली बात फिट बैठती है कि वास्तव में अधिकारी किस जिद पे हैं पता नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे हम बोलेंगे, इस बात को उन तक पहुँचाएंगे, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। कब तक सोल्यूशन, कब तक उसका मतलब जल्द से जल्द शुरू होना एक अलग बात होती है। लगभग जैसे मान लीजिए जनता है, अभी आगे आने वाला फिर चुनाव भी होगा, तो एक स्टेटमेंट होता है कि हाँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लगभग कितने टाइम में हो सकता है। मतलब शुरुआत हो जाएगी, लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा, असर दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर पुलिस फोर्स हमको
आज हम बोल रहे हैं वो कल 9 बजे तक भी दे दें तो हमारी पूरी तैयारियां हैं। आपकी पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी। यदि कल 9 बजे वो कह दें कि यहाँ पे प्लांट शुरू करो, यहाँ पे मशीनें लगानी शुरू कर दो, जो पहले उसकी 4 दीवारी होनी है, 4 दीवारी करके उसको, ताकि लोगों मतलब को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर आपका अगर साथ दे दे, कल पुलिस कल 9 प्रशासन बजे साथ कल दे 9 दे, बजे मिल जाए, 10 बजे से हमारा कल सुबह काम चालू है। कल सुबह का माने कि कल कितनी तारीख हो गई आपकी? 20 तारीख जी। हाँ, कल 20 तारीख से हम शुरू कर देंगे। अच्छा, एक चीज़, चूंकि आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया कि आपको चुनाव लड़ना है और आप चुनाव लड़ी। अगला चुनाव फिर से होगा, मेयर का चुनाव होगा जल्द से जल्द। अब वो कब होता है ये तो खैर उत्तराखंड सरकार और सरकारें डिसाइड करेंगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि चुनाव आप लड़ेंगे फिर से? क्योंकि अब तो पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई, दूसरी बार आप खुद लड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं, फिर पार्टी करेगी, क्योंकि मैं अपना इच्छा, मेरा लेकिन, मेरा लेकिन, रिपोर्ट लेकिन बिल्कुल खुद का बिल्कुल भी मेरी तो इच्छा है, हाँ। मेरी इच्छा है जनता की सेवा करने की। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे विकास कार्य रुके हुए हैं और जिनके मैं इस समय अपने पार्टी के सहयोग से, अपने केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से जो प्लेटफॉर्म हमने ऋषिकेश में तैयार करा है, उस प्लेटफॉर्म पे जो मेरे अपनी एक सोच थी कि हम ऋषिकेश के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके आधारशिला जो हमने रखी हुई है, तो अगले 5 सालों में अपनी विकास की गाड़ी सरपट हम उस पर दौड़ाएं। क्योंकि मेरे पास अपना रिपोर्ट कार्ड है, हमने उत्तर भारत का सबसे बड़ा वेंडिंग जोन, आप उसमें, मैं जो भी बात बोल रही हूँ आपको बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रही हूँ और उन तथ्यों के साथ में बोल रही हूँ जो कि हमने धरातल पे किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा वेंडिंग जोन एक ही जगह पे 300 वेंडरों को माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना कि जो अपने रेहड़ी पटड़ी ठेली वाले हैं उनको एक जगह पे अस्थायी वेंडिंग जोन देना, वो हमने देने का काम करा है। ऐसे ही हमने कहीं पे 50 के 2-3 जगहों पे और वेंडरों को, टोटल हमने 350-400 वेंडर्स को एक अस्थायी रोजगार वहाँ पे देने का काम किया है। ऋषिकेश में चौक चौराहों का निर्माण से लेके अपने महापुरुषों के, जिनके कि हम हमेशा, जो हमारा इतिहास है उनके चौक चौराहा, उनके आदमकद मूर्तियाँ लगाना, पथ प्रकाश की दृष्टि से मुझे नहीं लगता है कि हमारे 40 वार्डों का, चाहे हमारे 20 वार्ड नए सम्मिलित हुए, उन 20 वार्डों को भी हमने ये दिखाया कि उनको लगे कि हम शहरी क्षेत्र में हम सम्मिलित हुए हैं। तो पूरे पथ प्रकाश जो पहली प्राथमिकता होती है नगर निगम की, तो पथ प्रकाश में पूरे शहर, पूरे 40 वार्ड हमारे पूरे जगमग हैं। 40 वार्डों के साथ में जो हमारे बीच का एरिया कुछ छुटा हुआ है, उसमें आमबाग, विस्थापित खानगांव, IDPL, कृष्णनगर कॉलोनी, ये जगह भी आते हैं। वहाँ पे भी हम भरपूर प्रयास करते हैं कि पथ प्रकाश की व्यवस्था दुरुस्त रहे। वहाँ पे अपनी स्वच्छता के लिए स्वच्छता व्यवस्था, वहाँ पे अपने जो कूड़े वाहन जाते हैं उनको भी हम तीसरे दिन रोटेशन में उन जगहों भेजते हैं। और प्रत्येक घरों में हमने गिले सूखे कूड़े के डस्टबिन देने का काम करा, 2 डस्टबिन देने का, ताकि इस पे सवाल है, ये जो गीला सूखा के लिए जो अलग अलग डस्टबिन जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं नगर निगम के थ्रू, लोग इतने अवेयर हो पाते हैं? नहीं, उसके लिए अभी बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अभी हमने एक, क्योंकि जब तक जनता अवेयर नहीं होगी तब तक नगर निगम क्या करेगा? नहीं, तब तक फिर हमको अलग से और मैन पावर लगानी पड़ती है। जहाँ जब वो कट्ठे ही डालते हैं, तो जब जिस जगह पे, जिस डंपिंग जोन पे हमारा कूड़ा पड़ता है, वहाँ पे फिर दोबारा मैन पावर फिर सेग्रीगेशन के लिए मैन पावर लगानी पड़ती है कि उसको पृथक करें वो, तो उसमें एक्स्ट्रा खर्चा आता है। यदि लोगों से विनम्रतापूर्वक हम जन जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, आग्रह भी करते हैं कि घरों से आसान है कूड़ा पृथक करने के लिए। जो कूड़ा वाहन जाते हैं उनमें भी 2-2 बॉक्स अलग अलग गिले सूखे कूड़े के लगे हुए हैं, तो घरों से यदि पृथक करके देंगे तो ये पहाड़ नहीं लगेंगे, आसानी होगी। लेकिन अभी थोड़ा सा है दिक्कत। अभी हमने एक जो हमारा महिला स्वयं सहायता समूह है, उन बहनों को हमने वो करा है कि यदि घरों में आप घरों पे जाके जागरूकता अभियान करेंगे, कूड़ा कलेक्शन के लिए अभी लोग 50 रुपये भी नहीं देते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि 50 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, तो दाएं बाएं डाल देते हैं कि हम नहीं देंगे। लेकिन हमने इसको कंपलसरी करा, दाएं बाएं भी डालेंगे तो अंतोगत उठाना फिर निगम को ही पड़ेगा, जहाँ भी गंदगी पड़ी रहेगी। तो इसको कंपलसरी करने के लिए हमने एक त्रिवेणी सेना बनाई है। आपने त्रिवेणी सेना बनाई है स्वयं सहायता समूह की बहनों की। वो घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको फिर कुछ परसेंटेज
जो हमने बोर्ड में पास करा। 50 रुपए कूड़े उठाने का, या जिस तरीके से यूजर चार्ज की बात, यूजर चार्जर यूजर चार्जर वो प्रत्येक घरों से यूजर चार्जर लेंगे। कितने रुपए आपने फिक्स किया? 50 रुपए। 50 रुपए जब प्रत्येक घर से आएगा, अभी तक लोग देते नहीं है। क्या ये जो यूजर चार्ज है ये नगर निगम के बोर्ड के प्रस्ताव में पास किया गया है, या डायरेक्ट नहीं, मुख्य नगर आयुक्त के द्वारा कहा गया है? नहीं, बोर्ड में हमारी जो भी चीज़ होती है बोर्ड में पास करके, बोर्ड में प्रस्ताव आता है, एजेंडे में होता है, उसको पास करते हैं। ये जो हमने त्रिवेणी सेना बनाई, ये भी हमने बोर्ड में पास करी। उसका कुछ परसेंटेज हम उन बहनों को देंगे तो उनको एक स्वावलंबी भी होंगी, उनको रोजगार भी मिलेगा, और हमारे लिए भी वो चीज़ें आसान होंगी। लोगों में जागरूकता भी आएगी कि ये लोग यहाँ पे आएंगे, देखेंगे कि इस घर से कूड़ा आ रहा है तो एक साथ आ रहा है, तो बहुत फ़र्क उससे पड़ेगा। अच्छा, अभी कुछ अलग चीज़ें मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जैसे अभी G20 का पूरा कार्यक्रम, क्रेडिट कौन लेकर के जाएगा? इसका क्रेडिट किसको मिलेगा कि कितना अच्छा हुआ? तो क्रेडिट किसको मिलेगा, आपको या विधायक जी को? ये मोदी जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। अनीता ममगई को या प्रेमचंद अग्रवाल जी को? नरेंद्र भाई मोदी जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका पूरा क्रेडिट जाएगा कि कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि उन्होंने ऋषिकेश में जो जनप्रतिनिधि होते हैं जिस जगह पर तो 2-3 बहुत से जनप्रतिनिधि होते हैं, उसमें से किसी को क्रेडिट नहीं जाएगा। लोकल में सभी लगते हैं। मेरा इसमें ये ऐसे होता कि 2 कार्यक्रम माननीय मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 के विश्व के 20 बड़े देशों को 2 बड़े कार्यक्रम ऋषिकेश में दिए। तो ऋषिकेश में क्या होता है कि आसपास का क्षेत्र, ऋषिकेश हमारा ऐसा है कि 3-4 जिलों से लगा हुआ क्षेत्र है। बिल्कुल। हम यदि पुल पार चले गए तो टिहरी में चले गए, पुल से इधर पल्ली पार चले गए तो पौड़ी में चले गए, हम थोड़ा सा नीचे चले गए तो हरिद्वार जिले में चले गए, देहरादून जिले में ऋषिकेश आता है। तो इन समस्याओं में क्या होता था कि G20 के जो 2 बड़े कार्यक्रम हुए, 2 बड़े कार्यक्रम, एक पौड़ी ज़िले में हो गया, एक टिहरी ज़िले में हो गया। तो उसमें मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए पत्र लिखा, और एक पत्र फरवरी में लिखा, एक पत्र मैंने अप्रैल में लिखा, फिर दोबारा। तो उसमें मैंने इस बार लिखा कि ऋषिकेश, जो मेन ऋषिकेश है, ऋषिकेश में G20 का ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। और त्रिवेणी का संगम, प्रयागराज से पहले त्रिवेणी का संगम ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे है। माँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम ऋषिकेश में है, जो कि वेद पुराणों में भी उसका उल्लेख आता है। तो ऋषिकेश के लोगों में बड़ी निराशा सी महसूस हो रही है, और बड़ी निराशा उनको लग रही है कि ऋषिकेश के नाम पे और जगहों पे कार्यक्रम जा रहे हैं। एक टिहरी में चला गया, एक पौड़ी में चला गया, लेकिन ऋषिकेश में नहीं हुआ। और ऋषिकेश की जनता का आप पे बहुत विश्वास है, और उनको पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम को, एक गंगा आरती हमारी ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पे भी होगी। तो मैं आभार व्यक्त करूंगी ऋषिकेश की संपूर्ण जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जिन्होंने कि मेरे पत्र का संज्ञान लिया, और उस पत्र पे संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जब मैंने उनसे भी ये बात रखी तो उन्होंने भी इस बात को आगे रखा, उन्होंने भी इस बात को प्रशासन के सामने रखा कि ये कार्यक्रम वहाँ पे भी होना चाहिए। तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी कि जिन्होंने कि मेरी बात को सुना, मेरी आवाज़ क्या, वो ऋषिकेश की 1.25 लाख जनता की आवाज़ थी, और यहाँ से आने वाले जो श्रद्धालु पर्यटक जो यहाँ पे आते हैं उन सभी की आवाज़ थी। और हमारा यहाँ पे आपने देखा होगा कि 15 दिन की तैयारियों में कितना भव्य और दिव्य गंगा आरती यहाँ पे हुई। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो लगभग इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें कह देते हैं। मैंने पूछा था कि क्रेडिट कौन लेकर के जाएगा, इन्होंने जो बातें बताई वो इनडायरेक्ट वे में जहाँ जानी चाहिए थी वहाँ आपने भेजी। विधायक का चुनाव कब लड़ेंगे आप? मैं तो अभी पहले मेयर का अभी मैंने क्योंकि कई बार ऐसा होता, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति किसी पद पर जाता है तो उसकी अपेक्षाएं, इच्छाएं होती हैं कि हम और भी आगे किसी और चुनाव लड़े, कोई और चुनाव लड़े, कोई और चुनाव लड़े। देखो, वो स्वाभाविक है, जब आदमी कहीं पे भी जाता है तो सोचता है कि मैं अपनी क्षमता का और विस्तार करूं और जनता की सेवा करने के लिए मुझे और मौका मिले। इसलिए मैंने पूछा कि ऋषिकेश की विधायक का चुनाव कब लड़ेंगे? लेकिन मुझे अभी जैसे मैंने बताया है कि हमने ऐसा प्लेटफॉर्म अपना नगर निगम में तैयार कर रखा है, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत, कि अभी नेक्स्ट टाइम तो मैं चाहूंगी कि मेयर बन के ही मैं उस मतलब कोई कार्यों को आगे बढ़ाऊं। जो मेयर की ओर तैयारी कर रहे हैं लोग वो ना आए, वो सबका अधिकार है, अब वो पार्टी डिसाइड करेगी, वो मैं भी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अपनी इच्छा जाहिर करूंगी
कि मैं फिर मेयर बन के दोबारा जनता की सेवा करूं। और इसके बाद 27 में विधायक का ये अभी 27 तक तो मेयर का ही चलेगा फिर। चलिए, और लास्ट में एक सवाल, आपको क्या लगता है कि हरिद्वार, चूंकि ऋषिकेश हरिद्वार लोकसभा का हिस्सा है, तो यहाँ से बीजेपी हमेशा लीड लेकर के चलती है। अगर मैं 3 विधानसभाओं का जिक्र करूँ, ऋषिकेश, धर्मपुर, डोईवाला, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, या अगर हरक सिंह रावत जी लड़ते हैं तो कुछ अलग होगा, हरीश रावत जी कांग्रेस से लड़ते हैं तो कुछ और होगा, या बीजेपी से जो एग्जिस्टिंग हैं डॉक्टर निशंक वो लड़ेंगे तो कुछ और होगा, कोई और लड़ेगा तो कुछ और होगा? देखिए, हम ये देखते ही नहीं है कि सामने कौन लड़ रहा है, हमें देखते हैं कि हमें जनता के बीच जाना है। और निश्चित तौर पे 2000 कैलकुलेशन का काम है, राजनीति तो कैलकुलेशन का काम है कि कौन लड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी व्यवस्थाएं। हम दूसरे पार्टी का देखते नहीं कि वहाँ से कौन लड़ रहा है, हमें अपना देखते हैं कि हमको अपना 54-55% वोट कैसे लाना है, उसके लिए हम जनता के बीच जाते हैं। 2019 के चुनाव में यहाँ पे लगभग 1.5 लाख वोटर था, तो 1.5 लाख वोटर में हमने 65,000 की लीड करी। 65,000 की लीड हमारी ऋषिकेश विधानसभा से 2019 के चुनाव में लोकसभा में थी। इस समय हमारा वोटर 1,68,000 ऋषिकेश विधानसभा में हमारा वोटर हो गया है। अब 10,000-12,000 वोटर हमारा और बढ़ेगा, इस बीच में और बढ़ेगा, तो मान के चलो आप कि 1,80,000 वोटर हमारा ऋषिकेश विधानसभा में 2024 के लोकसभा के चुनाव में रहेगा। तो निश्चित तौर पे आज आप लिख लो अपने चैनल के माध्यम से भी और वैसे भी, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि 80,000 वोटों से ऋषिकेश विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी आगे रहेगा। मैं सोच रहा था शायद आप किसी का नाम लेने वाली हैं कि ऋषिकेश विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की ये प्रत्याशी, कमल का फूल होता है हमारे यहाँ। नाम नहीं लेंगे, मतलब निशंक जी लड़ेंगे, कोई और लड़ने वाला है, वही लड़ने वाले हैं। चुनाव हमारे यहाँ प्रत्याशी कमल का फूल होता है, कैंडिडेट का नाम नहीं लेंगे आप? कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट भी तो फर्क पड़ता है। देखो हमारे यहाँ कैंडिडेट वो सारा। अच्छा, आप एक बिल्कुल, मैं सारी बातें हटाकर मैं पूछ रहा हूँ, क्या कैंडिडेट का फर्क नहीं पड़ता या पड़ता है? बस इतना बात, इसका जवाब बिल्कुल एक्चुअल जनता तो समझती है, आपके पर्सपेक्टिव से क्या कैंडिडेट का फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है? देखो हमारे पार्टी को लेकर के लोगों का परसेप्शन अलग है, दृष्टिकोण अलग हो सकता है। मैं कह रहा हूं, क्या कैंडिडेट का, जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, क्या उसका फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? उसका एनालाइज पूरा हमारी पार्टी करती है। आप देखो ना, एलआईयू इतने ज्यादा एलआईयू, आपके दृष्टिकोण से वो फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? देखो, मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगी, मैं आपके चैनल को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि इतना बीच में, जनता के बीच में गहराई से आपका चैनल भी नहीं जाता है, जहां भारतीय जनता पार्टी के अपना पूरा एनालाइज करते हैं। पूरे जो लोग, पन्ना प्रमुख जब बना तो लोगों ने समझ लिया था पन्ना प्रमुख। अब आप एक पन्ने में कितने लोग, 30 लोग मैक्सिमम, उसका प्रमुख बना दिया कि तुम ज्यादा मत घूमो, ज्यादा वर्कलोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अथाह कार्यकर्ताओं का भंडार है। 30 लोगों की जिम्मेदारी ले लो, उस 30 लोगों में एक परिवार में कितने लोग होंगे, 4 लोग तो होंगे ना, उनकी जिम्मेदारी उनको दे दी। तो हमारे यहाँ इस तरह से काम चलता है पूरी तरह से, कैंडिडेट से फर्क नहीं पड़ता है। खैर, बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम चर्चा करते रहेंगे। ऋषिकेश नगर निगम को लेकर के अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपको लगता है ऐसा कि नहीं ये काम है जो और होना चाहिए था और बेहतर होना चाहिए था, या ये काम है जो शायद वर्तमान जो मेयर हैं वो नहीं कर पाई हैं, खुले तौर पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए। आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।